सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपना रमज़ान से पहले जो लेक्चर कंटिन्यू करे हुए थे वो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्लाह का शुक्र है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हमने आपको डिस्कस करा दिया था टाइम डायलेशन। ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा जो बच्चे रमज़ान से पहले ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ थे। मैंने भी लास्ट लेक्चर अपने पास जो लिखा हुआ था उसे चेक किया तो टाइम डायलेशन हुआ हुआ था उसमें। तो ज़रा कंफर्म कर दें, टाइम डायलेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। चैट में मुझे यस और ओके करके रिप्लाई कर दें शाबाश जल्दी से। टाइम डायलेशन मैंने कंप्लीट कराया था। और टाइम डायलेशन के बाद जो है मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं आगे का काम स्टार्ट करूँ। जल्दी से चैट में बता दीजिए। जज़ाकल्लाह। ये हमारा सेकंड कॉन्सिक्वेंस है। सेकंड जो कॉन्सिक्वेंस है और जो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है इनकी ज़्यादा वजाहत मौजूद नहीं है, इसलिए इनको मैंने बताया था आपको डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। और इसका नाम है मास इंक्रीमेंट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोशनी की रफ्तार के क्लोजेस्ट से चलता है तो उसका मास जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मास बढ़ जाता है। यानी पहले मास जो होगा वो होगा एम नॉट, और अब जो नया मास होगा इसको नाम देंगे रिलेटिविस्टिक मास। ये मास इस एम नॉट वाले मास से ज्यादा होगा, ये कहलाएगा रेस्ट मास। और ये वाला जो मास होगा ये कहलाएगा रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास। बच्चों याद रखिए, ये तमाम बातें जितनी भी हैं ये सब की सब सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिकल्स हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर ऑब्जर्व की गई हैं। हम इंसानों में और दूसरे जो जानदार हैं उनके अंदर ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। उसका रीज़न बेसिक यही है कि आप और हम और दूसरे जानदार रोशनी की रफ्तार के क्लोजेस्ट से मूव नहीं कर सकते, एटॉमिक पार्टिकल्स मूव कर सकते। एक डिवाइस बनाई गई थी जिसका नाम था साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जाता है, घुमाया जाता है, रोटेट कराया जाता है वोल्टेज देकर। हर दफ़ा उसे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस देकर उसे स्पीड अप किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, तेज़ से तेज़ घुमाया जाता है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन इतना एक्सेलरेट हो गया, इतना एक्सेलरेट और इतना तेज़ हो गया कि इसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के क्लोजेस्ट पहुँच गई। और फिर इसके बाद ऑब्जर्व किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें साइक्लोट्रॉन में चक्कर लगा रहा है इसका मास वो नहीं रहा जो मास पहले से इसका था, मास इंक्रीज हो चुका था। सही। ये इसकी वजाहतें काफ़ी लिमिटेड हैं, काफ़ी कम वजाहतें मौजूद हैं। डेरिवेशन और मैथमेटिकल सेंस से इसकी वजाहत ज़्यादातर की जाती है हायर क्लास के अंदर। आपके कोर्स में इस हवाले से बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है, इसलिए मास इंक्रीमेंट और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपने थोड़ा सा डायरेक्ट समझना है। तो बेटा शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट में ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोशनी की रफ्तार से क्लोजेस्ट मूव करेगा तो उसका मास उसके एक्चुअल मास के मुकाबले में बढ़ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख कर दिखा सकते हैं, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। ये वो मास है जो हो जाएगा और ये वो मास था जो पहले था। अभी दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे वो जो रूट वाला फैक्टर है इसको रिलेटिविस्टिक फैक्टर कहते हैं, वो डिवाइडिंग फॉर्म में डाल देंगे तो बेटा अब ये रिजल्ट एक बड़े रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखें, जब भी ये रूट वाला फैक्टर डिवाइडिंग फॉर्म में जाता है रिजल्ट बड़ा हो जाता है, और जब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में जाता है तो रिजल्ट छोटा हो जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मास इंक्रीमेंट। सब बच्चे यहाँ तक ओके कर दें। मुख्तसर तरीके से इसको समझ के दिमाग में बैठाना है और एग्जाम में इनको सिर्फ लिखना है खाली, यानी आपने सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं और पॉइंट्स लिखकर ये फॉर्मूले बताने हैं। इनकी मैथमेटिकल वेरिफिकेशन, मैथमेटिकल सारी वजाहतें मौजूद हैं जो हमारे कोर्स से नहीं है जुड़ी। अच्छा भाई, तो बच्चों इसी तरह से एक और पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये पॉइंट भी इतना वजाहत से नहीं है, और इस पॉइंट का नाम है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट रोशनी की रफ्तार से क्लोजेस्ट मूव करता है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहता है कि उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो लंबाई कम हो जाती है। ये ऑब्जर्व किया गया है ज़्यादातर किसके अंदर, मेटल की रॉड्स, मेटल की बारीक सी रॉड्स, और मुख्तलिफ और भी जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसके अंदर ये बात ऑब्जर्व की गई है कि फ़र्ज़ कर लें पहले जो लेंथ थी वो थी एल नॉट, और बाद में जो लेंथ आई है वो है कैपिटल एल। ये कहलाएगी रेस्ट लेंथ, ये कहलाएगी रिलेटिविस्टिक लेंथ।
इनमें क्या फर्क आएगा, एल नॉट ज्यादा होगा और रिलेटिविस्टिक लेंथ बेटा कैसी होगी, कम ऑब्जर्व की जाएगी, ये कहलाएगी रिलेटिविस्टिक लेंथ। रिलेटिविस्टिक लेंथ से मुराद वो लेंथ होती है जो कि रोशनी की रफ्तार के क्लोजेस्ट मूव करने से हासिल होती है, जबकि ये वाली जो लेंथ होती है ये कहलाती है रेस्ट लेंथ। याद रखिए तमाम बातें आप पर और मुझ पर लागू नहीं हो सकती, उसका बेसिक रीजन यही है कि आप और हम रोशनी की रफ्तार के क्लोजेस्ट से मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये रिजल्ट हम पर लग नहीं सकते। इसका रिजल्ट अगर हम लिखना चाहें मैथमेटिकल अंदाज से तो इस तरह से लिख सकते हैं, L बराबर L नॉट, L बराबर L नॉट। देखिए दोनों बराबर है, लेकिन वो जो रूट वाला फैक्टर है अगर वो यहाँ डाल दिया जाएगा तो रिजल्ट बदल जाएगा। अब क्योंकि रिजल्ट क्या है बेटा, यहाँ पे कमी को जाहिर कर रहा है, तो अब रूट वाला फैक्टर यहाँ पे क्या होना चाहिए, चैट में बताएंगे जल्दी से, गलती की गुंजाइश है, कोई मसला नहीं। वो रूट वाला फैक्टर, ये वाला रूट वाला फैक्टर। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कमी आ रही है, तो ये रूट वाला फैक्टर क्या होना चाहिए, रूट वाला फैक्टर दो ही चीजें करता है, या तो मल्टीप्लाई करता है या डिवाइड करता है। तो अब बताएं यहाँ पे रूट वाला फैक्टर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड होना चाहिए, चैट में बताएंगे जल्दी से, शाबाश जल्दी जल्दी, शाबाश। एक आध रिप्लाई से मजा नहीं आएगा, ज्यादा बच्चे रिप्लाई देंगे तो बात सही समझ में आएगी। अब और भी बच्चों की रिप्लाई चाहिए। रूट वाला फैक्टर यहाँ पे क्या करेगा, शाबाश जल्दी से जी, ओके करके रिप्लाई नहीं करना, बल्कि ये रिप्लाई करना है कि रूट वाला फैक्टर यहाँ क्या करेगा, डिवाइड करेगा या मल्टीप्लाई। जल्दी से शाबाश शाबाश, वेरी गुड। और रिप्लाई चाहिए, और रिप्लाई, मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड करेगा, जल्दी से, टाइम कम है। देखिए अभी न्यूमेरिकल मुझे इसके स्टार्ट करने हैं, इसमें न्यूमेरिकल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चैप्टर 17 आप जानते हैं खत्म, कोर्स खत्म, ठीक है। दो तीन रिप्लाई आए, हमारे पास ज़्यादा रिप्लाई नहीं है अफसोस, जबकि क्लास में माशाल्लाह से 18 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, लेकिन रिप्लाई हमारे पास काफ़ी कम आ रहा है। ओके बच्चों, इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि इसका जवाब बहुत आसान था, फ़ौरन देना चाहिए था आपको। इसका जवाब है बेटा, मैंने आपको दो ऑप्शन बताए थे। ये जो रूट वाला फैक्टर होता है ये डिवाइड उस वक्त करता है जब चीज़ में इजाफा होता है, रूट वाला फैक्टर मल्टीप्लाई उस वक्त करता है जब चीज़ के अंदर कमी वाक़ई होती है। याद रखिए, क्योंकि रूट का फैक्टर एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू, और आप जानते हैं मैथमेटिक्स में छोटी वैल्यू डिवाइड जब करवाते हैं, किसी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो जवाब बड़ा आता है, और जब किसी छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब छोटा आता है। तो इसलिए याद रखें यहाँ पर रूट वाला फैक्टर क्या करेगा, डिवाइड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करेगा। तो जिन्होंने मल्टीप्लाई का जवाब दिया बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। तो ये फॉर्मूला जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला। यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ चुकी है, यस कर दें जल्दी से, शाबाश जल्दी जल्दी, शाबाश, कंजूसी ना करा करें रिप्लाई देने में। कुछ बच्चों के रिप्लाई आएंगे तो मजा नहीं आता, मैंने पहले बताया माशाल्लाह से क्लास में इतने सारे बच्चे मौजूद हैं, सबके रिप्लाई चाहिए। और ये टॉपिक हमें इतना ज़्यादा हैवी नोट पर नहीं पढ़ना, बहुत ही आसान नोट पे पढ़ना है, इसलिए हमें इसको ईजी तरीके से लेना है। एग्जाम में से भी याद कर कर लिखने वाला टॉपिक है, फॉर्मूले इसके डायरेक्ट लिखने के हैं, आपको ड्राइव नहीं करने। और ये है इसका आखिरी पॉइंट जिसका नाम है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसके बारे में आगे चल के टॉपिक आएगा और वो टॉपिक आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल किया गया है, उसमें आपको इसका प्रैक्टिकल एविडेंस मिल जाएगा। और वो प्रैक्टिकल एविडेंस का नाम है पेयर प्रोडक्शन पेयर एनिलेशन। पेयर प्रोडक्शन के अंदर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है और पेयर एनिलेशन में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है और इसकी बेस पर टाइम मशीन का भी कॉन्सेप्ट बनाया गया है, मूवीज़ के अंदर वगैरह के अंदर इस कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश की गई है। और उसमें ये कहा गया है कि एक चैम्बर बनाया जाए और उस चैम्बर के अंदर इंसान जो है वो मास की शक्ल में हासिल किया जाएगा चैम्बर में,
और फिर उसके मास को फोटॉन्स की शक्ल में कन्वर्ट करके उसे एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन यानी एक ज़माने से दूसरे ज़माने में भेजा जा सकता है, यानी उसे प्रेजेंट से पास्ट में भेजा जा सकता है, प्रेजेंट से फ्यूचर में भेजा जा सकता है। ये टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट है। इसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई है और इसमें कितनी हकीकत है, ये तो खैर जाहिर सी बात है इतनी बात नजर आम पे नहीं आई, लेकिन जो मूवीज़ और ड्रामों वगैरह के अंदर दिखाया गया वो इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया और ये पॉसिबल भी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मास एनर्जी इक्विवेलेंस और टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट से ये पॉसिबल है। सो एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और इससे एक फॉर्मूला बनकर आया और वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mc², जहाँ c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू। और इसके लिए शर्त है स्पीड ऑफ लाइट, इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट का एग्जैक्ट शर्त है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर जाएगा तो उसका मास एनर्जी में तब्दील हो जाएगा या एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। एक रिसर्च की गई थी, उस रिसर्च के अंदर इस बात के बारे में जानने की कोशिश की गई थी कि जो लोग साइंस पढ़ते हैं उन्हें साइंस से रिलेटेड कौन सी ऐसी बात है जो सबसे ज़्यादा याद रह जाती है। तो रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई, जब रिसर्च में सवाल किए गए तो जो जवाब सामने आया था और वो ये था कि ज़्यादातर जो साइंस पढ़ते हैं उन्हें E इज इक्वल टू mc² का फॉर्मूला याद रहता है, यानी E इज इक्वल टू mc² का फॉर्मूला याद रह जाता है और E इज इक्वल टू mc² सबसे ज़्यादा फिजिक्स में याद रहने वाला फॉर्मूला है। ये एक रिसर्च से जवाब मिला था, आपकी नॉलेज के लिए मैंने से शेयर किया। यहाँ पे आगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारी एंड होती है। यहाँ तक मैं सारी बातें आपको दोबारा से दोहरा देता हूँ 1 मिनट के अंदर और फिर हम इसके नुमाइकस की तरफ चलते हैं जिसकी तादाद ज़रा ज़्यादा है, इसलिए मैंने लेक्चर को जल्दी जल्दी समेटा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुमेरिकल हम इसके आज ट्राई कर सकें और जब कल के लेक्चर में जाएँ तो नुमेरिकल का सिलसिला ख़त्म कर चुके हूँ, कल, आज तो नहीं हो पाएगा, कल ख़त्म कर चुके हूँ और कॉप्टर इफेक्ट पे बढ़ जाए, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे बढ़ जाए और फिर इसका कॉप्टर इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन पेयर रिलेशन तो बहुत ही छोटा सा है, ज़रा जल्दी से सारी बातें सुन लीजिए। सबसे पहले स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी 1905 में पेश की गई। इसके अंदर 2 पोस्टुलेट और 4 कॉन्सिक्वेंस है। इसके जो 2 पोस्टुलेट हैं उनमें एक पोस्टुलेट ये कहता है कि लॉज ऑफ मैकेनिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन तमाम फ्रेम और रेफरेंस के लिए एक जैसे रहते हैं और स्पीड ऑफ लाइट, ये सेकंड पोस्टुलेट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा इसके 4 कॉन्सिक्वेंस हैं। 4 कॉन्सिक्वेंस में पहला कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोशनी की रफ्तार के क्लोजेस्ट मूव करेगा तो टाइम डिले हो जाएगा, टाइम सुस्त पड़ जाएगा, टाइम जो होगा वो ज़रा ठहर सा जाएगा और जो ऑब्जेक्ट रोशनी की रफ्तार से क्लोजेस्ट मूव कर रहा होगा उसके लिए वक्त बहुत स्लो के गुजरेगा, जबकि तमाम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वक्त उसी अंदाज से चलता रहेगा। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट रोशनी की रफ्तार के क्लोजेस्ट से मूव करेगा तो बेटा उसका जो मास है वो एक्चुअल मास के मुकाबले में बढ़ जाएगा, लंबाई एक्चुअल के मुकाबले में कम हो जाएगी और मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी के ज़्यादातर इफेक्ट नहीं मिलते हैं। उसका बेसिक रीज़न मैंने आपको बता दिया है। बेसिक रीज़न ये है कि अगर क्या कहते हैं हम और आप जो है स्पीड ऑफ लाइट को अटेंड या फिर क्लोजेस्ट रफ्तार को अटेंड नहीं कर सकते, इसलिए ये जो वैल्यू होती है, ये जो फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो v की वैल्यू होती है ये आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मेरे लिए, आपके लिए, हमारी गाड़ियों के लिए, हमारे जहाज़ों के लिए एज़ कम्पेयर टू c बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, तो इसको ज़ीरो कंसीडर किया जाता है। तो अगर ये ज़ीरो होगा और c इसको डिवाइड करेगा तो जवाब ज़ीरो हो जाएगा, 1 - 0 1 आएगा और रूट का जवाब होगा 1। तो अगर ये पूरा रूट 1 हो गया तो L बराबर L0 और अगर ये पूरा रूट बराबर 1 हो गया तो m बराबर m0 और इसी तरह t बराबर t0, इससे पहले पढ़ाया था। नतीजे में स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का कोई भी रिजल्ट हासिल नहीं होगा क्योंकि आम रोजमर्रा जिंदगी में और आम हालात में ये जो रूट का फैक्टर है ये हमेशा याद रखें इक्विवेलेंट टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, एग्जाम में एक एमसीक्यूज डिस्कस हुआ था और ये एमसीक्यूज हमें कई दफा नजर आया और वो एमसीक्यूज यहाँ से जुड़ा और वो एमसीक्यूज ये था कि फर्ज कर लें कोई पार्टिकल है, फर्ज कर लें फोटोन है और उसकी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाती है, स्पीड और लाइट के एग्जैक्ट बराबर हो जाती है। ये एमसीक्यूज आया था एग्जाम के अंदर कि अगर v एग्जैक्ट c के बराबर हो जाए तो m क्या होगा, मास क्या निकलेगा। तो आप इसको सॉल्व करें, आपको जवाब समझ में आ जाएगा। अगर ये v फर्ज कर लें किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर, तो यहाँ पे c रख दें।
सी स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा 1, 1 में से 1 माइनस करें क्या होगा 0, रूट निकालें 0 का 0, और 0 जब इस m नॉट को डिवाइड करेगा तो क्या आंसर आएगा, m का जवाब आएगा इनफिनिटी। ये एमसीक्यूज का आंसर है, ये ध्यान में रखिएगा ये बात। अगर v बराबर c के हो जाएगा तो जो रिलेटिविस्टिक मास है वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक सब बच्चे ओके यस कर दें, और इसके बाद अब हम बढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ और देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के क्या फॉर्मूला है। ओके करें यहाँ तक सारी बात। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। ये तमाम वो फार्मूले हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स के दौरान। इनमें कौन कौन से ऐसे फार्मूले जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, ताकि आपको पता चल जाए। देख रहे हैं आप कितने सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आसान है, ज़्यादातर फॉर्मूले इतने मुश्किल नहीं है। तो मैं इन फॉर्मूलों के बारे में आपको बताता हूँ अभी। इनमें से कौन से फॉर्मूले ऐसे हैं जिनकी न्यूमेरिकल के दौरान ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट, सारे फॉर्मूले सब अच्छी तरह से एक नज़र देख के लीजिएगा। आपको मैं टाइम देता हूँ, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला है, ये टाइम इस टी नॉट से हमेशा याद रखें बड़ा होगा। ठीक है, ये टी नॉट का है रेस्ट का टाइम है, और ये टी जब स्पीड ऑफ लाइट, सवाल में जो भी स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट से नज़दीक तरीन जो स्पीड होती है वो v की वैल्यू होती है। वो भी आपको नजर आएगी कैसे होती है। l बराबर एल नॉट, l जो है वो हमेशा याद रखें एल नॉट के मुकाबले में छोटा होगा, m हमेशा m नॉट के मुकाबले में बड़ा होगा। ये सब बातें बताइए मैंने। फॉर्मूला नंबर 3 का ज़्यादा इस्तेमाल है, 1 2 का इतना इस्तेमाल नहीं है। फॉर्मूला नंबर 4, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो उसकी एनर्जी पड़ी जाएगी ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। ई नॉट का मतलब है रेस्ट मास एनर्जी, एम नॉट का मतलब है रेस्ट मास। इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी कहलाती है। जब ऑब्जेक्ट हरकत में होता है तो ये एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ई का मतलब टोटल एनर्जी। बाद दफा यही फॉर्मूला इस तरह से भी पेश किया जा सकता है, ई बराबर ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से सिचुएशन देखी जा रही है। जहां ई नॉट रेस्ट मास एनर्जी है और जो के नजर आ रहा है ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। मोमेंटम बराबर है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ ये जो मोमेंटम है इसको रिलेटिविस्टिक मोमेंटम माना जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट रोशनी की रफ्तार के क्लोजेस्ट से चलता है तो उसका मोमेंटम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अच्छी तरह से सबको देख लीजिए और इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।
हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने यहाँ तक सब कुछ देख लिया होगा। आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल के मामला। पहला जो न्यूमेरिकल है ये पास्ट पेपर से लिया जा रहा है और जो बुक के न्यूमेरिकल है वो अभी हम शुरू करते हैं। लेकिन पहले हम आपको पास्ट पेपर का एक न्यूमेरिकल है जो शायद एक या दो दफ़ा पेपर में आ चुका है। इस न्यूमेरिकल से आपको कैलकुलेशन कैसे होगी इसमें और किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है वो समझने का सही से मौका मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं ज़रा सवाल। क्वेश्चन ये है हमारे पास और ये न्यूमेरिकल है पास पेपर का। सवाल ये, एट व्हाट वेलोसिटी should a particle be moved so that its relativistic mass will become double of its rest mass? ये सवाल ये पेपर में आपको नजर आएगा पास पेपर में, और ये सवाल हमने सॉल्व करना। कितनी वेलोसिटी से एक पार्टिकल चले कि उसका रेस्ट मास, उसका रिलेटिविस्टिक मास, वो मास जो स्पीड ऑफ लाइट के क्लोजेस्ट मूव करने से आता है, वो उसके रेस्ट मास का डबल हो जाए। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें, एक रफली डायग्राम देखें, ये है पार्टिकल और इस पार्टिकल का मास है m0। अब डायग्राम के दूसरे हिस्से में देखें, वहां पर यही पार्टिकल नजर आ रहा है, उसका मास बढ़ा हुआ देखें, और ये इस वक्त कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी निकालनी है। जबकि अब जो इसका मास है वो m है और वो इस वाले मास का डबल हो चुका है, m बराबर 2। ये है हमारा सवाल। ओके, यहाँ तक यस करें। एक पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव करे कि उसका जो रिलेटिविस्टिक मास है, यानी वो मास जो स्पीड ऑफ लाइट के क्लोजेस्ट मूव करने से आता है, वो मास उसके रेस्ट मास यानी जो पहले मास था के मुकाबले में डबल हो जाए। सब बच्चों को क्लियर है? देखिए कुछ बच्चों के चैट में मुझे नाम नजर आते हैं, और जब मुझे कुछ बच्चों के चैट में नाम नजर आते हैं तो वहाँ पे मामला बेस्ट होता है कि मुझे ज़रा थोड़ी सेटिस्फिकेशन मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे चैट में यस ओके ये नहीं लिख रहे होते, तो थोड़ा सा उनकी तरफ से मुझे कुछ डाउट रहता है, तो ज़रूर बताया करें। मुझे समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, तो ज़रा मामला बेहतर चलता रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी। सबसे पहले डेटा के अंदर आप ये बात तय कर लें, लेट m0 बी द रेस्ट मास। और आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, बस सिंपल सा ही डेटा, ठीक है। सोल्यूशन m0 आपने फर्ज कर लिया रेस्ट मास है, वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। सवाल में कंडीशन दी गई है, उसका रेफरेंस दें, बाय गिवन कंडीशन। बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है? m बराबर 2m0, m बराबर 2m0। अब बच्चों यहाँ पर m का फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो मैंने पीछे आपको फॉर्मूले दिखाए थे उसमें एक m का फॉर्मूले में मैंने टिक लगाया था और कहा था ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। हम यहाँ पे m का फॉर्मूला लगाते हैं। m का फॉर्मूला ये होता है m0 स्क्वायर रूट सॉरी m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ट्वाइस m। जी बच्चों, m की जगह पे हमने m का फॉर्मूला लगा दिया m0 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। दोनों तरफ से m0 कट जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और यहाँ पे 2 बचा।
ये वाला रूट का पूरा हिस्सा यहाँ चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा लाइक दिस। और ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 1, और यहाँ पे आ रहा है 2, और ये आ रहा है रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। रूट आ रहा है, ऐसी बात है, रूट के मामला को एंड करना चाहिए, लेकिन उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। एलसीएम वगैरह बन रहा है, तो एलसीएम बना लेते हैं आप। एलसीएम बनेगा सी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और अब इस रूट को खत्म कर देते हैं ताकि कहानी खत्म हो जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 पे स्क्वायर लगेगा, 2 रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस पे रूट आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, अलबत्ता ये 2 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, मैं देख लें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 1 का स्क्वायर 1 4 सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर यहाँ से यहाँ जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 4 सी स्क्वायर 4 वी स्क्वायर माइनस का 4 वी स्क्वायर, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये सी स्क्वायर वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, 4 वी स्क्वायर 4 सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। देख लें अच्छी तरीके से, माइनस का 4 स्क्वायर वहाँ जाके प्लस का, सी स्क्वायर प्लस का वहाँ जाके माइनस का, ये हो जाएगा 4v स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस कर लें 3c स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 3/4 c स्क्वायर। स्क्वायर हटा दें ताकि आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाए। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अप्लाई हो जाएगा 3/4 c स्क्वायर। अब इसमें जो जो रूट में निकल सकता है, ये रूट से निकल सकता है 4 2 1 के, सी स्क्वायर रूट से निकल सकता है, सी 1 के, 3 रूट से नहीं निकल सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा तो डेसिमल में आएगा, इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइड बाय 4 सी। ये जो आपके सामने जवाब आ रहा है, इस जवाब को ऐसे ही लिखा जाता है, और ये है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। इसको मजीद अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके दोनों में से किसी भी तरीके को साथ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तरीके मैं बता देता हूँ अपनी नॉलेज के लिए। पहला तरीका क्या है, 3 का रूट निकाल लें, जो जवाब आए 4 से डिवाइड कर दें, डेसिमल में सारा जवाब बनेगा, और सी को एज इट इज रहने दें। सी बतौर यूनिट के तौर पे लगता है, सी जब लिखा हुआ होता है तो ये वेलोसिटी की यूनिट के तौर पे यहाँ लगा हुआ है, इसलिए इसको नहीं खोलते। दूसरा ऑप्शन है ये पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर, यानी 3/4, ठीक है। हाँ ये मुझसे गलती हो गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ, थैंक यू। ये 2 है भाई, सॉरी 2, सॉरी 4 का रूट निकलेगा तो 2 आएगा। इस पूरे को सॉल्व कर लें, c की वैल्यू 3 × 8 है, उसको भी इसके साथ सॉल्व कर लें तो आपको वेलोसिटी पूरी एक वैल्यू नंबर की शक्ल में मीटर पर सेकंड में। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ कर रहे होते हैं इसमें इस तरह से नहीं किया जाता, सिर्फ बुक का एक ही सवाल है 17.4 के नाम से मेरे ख्याल से जो मुझे याद पड़ता है, उसमें कम्प्लीटली सॉल्व है, लेकिन वो हमें ट्राई भी नहीं करना, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, वो आप वैसे भी छोड़ देंगे। या आपकी नॉलेज के लिए बताते हैं। मुझे बताएंगे न्यूमेरिकल यहाँ तक क्लियर हो गया, एक न्यूमेरिकल मजीद देखेंगे वो भी देख ले, एक आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल हम कोशिश करेंगे इसके सारे न्यूमेरिकल वाइंड अप भी कर देंगे, और फोटो एंटी इफेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट भी दे देंगे इंशाअल्लाह। देखिए ये यहाँ पर 2 सवाल हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ और भी सवाल यहाँ लिखे हुए हैं, वो भी हम इंशाल्लाह कल करेंगे, वो मेरे ज़हन में होंगे सारे। इन 2 में से ये वाला मैं ट्राई करके दिखा रहा हूँ आपको। 17.1 17.2 आपका
होमवर्क है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। आसान सवाल है, इतना मुश्किल नहीं, ठीक है। ये लेंथ के फॉर्मूले से होगा। ये वाला मैं ट्राई करके दिखा रहा हूँ, जल्दी से देख लेते हैं, 5 मिनट में लेक्चर एंड करेंगे। इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ अ पेंडुलम, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस पे पेंडुलम लगाया था, द टाइम पीरियड इज मेजर्ड टू बी 3 सेकंड, उसका टाइम पीरियड 3 सेकंड नापा गया। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, बताएं क्या टाइम पीरियड नापा जाएगा उस वक्त फॉर एन ऑब्जर्वर, जब एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, जब एक ऑब्जर्वर वहां से तेजी से भाग रहा है, उस फ्रेम और रेफरेंस के पास तेजी से वो गुजरा, कितनी स्पीड से, 0.95 सी। ये जब सी लगा होता है, ये होती है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, 0.95 सी, यानी एक ऑब्जर्वर जो स्पीड ऑफ लाइट के क्लोजेस्ट, ये स्पीड ऑफ लाइट के क्लोजेस्ट वैल्यू होती है, से भागा, उसके लिए टाइम ऑफ पीरियड क्या नापा जाएगा, आपने उसके लिए टाइम पीरियड निकालना है। ख्याल रखें, पहले जो टाइम नापा गया है उस वक्त रेस्ट की पोजीशन है, फ्रेम और रेफरेंस रेस्ट में है, और कोई अगर ऑब्जर्व कर रहा है वो भी रेस्ट में देख रहा है, तो ये टी नॉट है। और जब स्पीड ऑफ लाइट के क्लोजेस्ट से ऑब्जर्वर भागेगा, अब जो टाइम नापेगा वो टी कहलाएगा, ठीक है। आपने यहाँ टी निकालना है। आइए जरा सवाल को देख लेते हैं, इससे भी आपको जरा थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अच्छा सवाल है, पेपर के हिसाब से इसके मामला इतने अच्छे नहीं है। प्रॉब्लम 17.1, डेटा देख लेते हैं जल्दी से, शाबाश। सबसे पहले इसके अंदर हमें टी नॉट की वैल्यू दी है 3 सेकेंड, वेलोसिटी दी गई है 0.95 सी, और हमें टी निकालना है। तो यह सोल्यूशन देख लें जल्दी से, शाबाश। ये फॉर्मूला होगा टी इज इक्वल टू टी नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी एज एट है, टी नॉट की वैल्यू आ रही है 3, रूट को सिंप्लीफाई करते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू है 0.95 और साथ में सी और इस पे स्क्वायर लगा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये स्टेप अच्छी तरह देख लीजिएगा, आपको रूट सिंप्लीफाई होता हुआ समझ में आएगा, रूट कैसे सिंप्लीफाई होता है, आगे जाकर कई दफा ये करना होगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर ले लेते हैं, 0.95 का स्क्वायर, ये आ गया 0.9025, 0.9025, साथ में सी का भी स्क्वायर, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये वाला सी स्क्वायर और ये वाला सी स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बचा t इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.9025, 3 एज इट इज, 1 में से माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 0.9025, 0.0975 रूट के अंदर 0.0975, 3 एज इट इज, इसका रूट निकाल लेते हैं जल्दी से। रूट का बटन आ गया और आ गया 0.0975। तो अभी फिजिकल क्लास हो रही होती है तो तूबा जल्दी से रिप्लाई कर देती है। तो नीचे नंबर आ गया 0.312, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से, 3 डिवाइड बाय 0.312, ये जवाब आ गया 9.16। हाँ भाई तूबा सही कह रहे हो ना, अभी तूबा होती क्लास में जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके मुझे सारी रिप्लाई कर देती। चलो तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया 9.16। तो देखिए पहले टाइम कितना था 3 और अब जो टाइम निकला वो 9.16 है, ठीक है। ये आसान, इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ तक सब बच्चे यस कर दें, हमें क्लियर हो चुका है, और मैं आपको सवालात यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्लास का टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और चेक कीजिएगा अपने आप को कि आप कितने पानी में हैं और आपको किस तरीके से मामला सारे समझ में आए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये एग्जाम्पल नंबर 17.3 के नाम से है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पेज नंबर 317.3 के नाम से है, पेज नंबर 234 पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क है। तो बच्चों कल मिलते हैं, कल इसके मज़ीद नोमेरिकल करेंगे। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
तो बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।